चलो बिगिन कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये वाला हुआ था अपना, और इसके आगे आज इसको देखना है। इसमें ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओपी ओक्यू ओआर एंड ओएस आर फोर रेज, प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री। POQ को अगर आप देखोगे ना तो वो ये वाला एंगल है, फिर QOR वो मेरे ख्याल में ये वाला एंगल है, SOR मेरे ख्याल में ये वाला एंगल है, और POS मेरे ख्याल में ये वाला एंगल। तो इस पॉइंट के अबाउट सारा एंगल मिला के टोटल आपको सम कितना प्रूव करना है, 360 डिग्री। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब देखो इसका अप्रोच वैसे तो बहुत सारा हो सकता है, एक अप्रोच अपन भी देखेंगे। लिखो आप, पहले तो लिखो गिवन। गिवन में लिखो OP कॉमा OQ कॉमा OR एंड OS आर फोर रेज। आगे लिखो टू प्रूव, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेंगे, ठीक है ना। और वो कैसे हेल्प लेंगे देखो आप, लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक बार यहां पहले देख के समझ लो कंस्ट्रक्शन में हम करना क्या चाह रहे हैं। ये जैसे OQ हमारे लिए रे है ना, मतलब वो उस तरफ एक्सटेंड हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या बोलेंगे कि प्रोड्यूस QO अप टू सम पॉइंट T। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोड्यूस QO अप टू सम पॉइंट T। ठीक है ना, तो वो देखने में फिर ऐसा हो जाएगा। लिखो प्रोड्यूस QO अप टू T, प्रोड्यूस QO अप टू T। फिर लिखो प्रूफ। दो मिनट के लिए बोर्ड की तरफ देखो। QO को अगर डायरेक्टली मैंने T तक प्रोड्यूस कर दिया है तो क्या ना वेरी सेफली से कि ये जो ओवरऑल नया सामान निकल के आया होगा ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैंने किसी एंगल पे तो ड्रॉ नहीं किया, मैंने तो डायरेक्टली ये जितना बड़ा लाइन सेगमेंट था उसी को फर्दर थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया है। तो थोड़ा सा और स्ट्रेच करने से ये ओवरऑल जो निकला होगा ज्योमेट्री वाइज ये क्या रहा होगा, स्ट्रेट लाइन रहा होगा। ये बात क्लियर है एकदम। और अगर ये सच्ची में स्ट्रेट लाइन रहा होगा तो इसके ऊपर के पार्ट के सारे एंगल का सम टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और नीचे के पार्ट का भी सारे एंगल का सम टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। और फोटो में आप एक और काम करो, कुछ मार्क कर लो आप एंगल वेंगल को, है ना। इसको मार्क कर लो ओवरऑल 1, इसको मार्क कर लो 2, इसको बोल दो 3, इसको बोल दो 4, और इसको आप बोल दो 5। फोटो के अंदर फोटो बना लो सब लोग ये वाला अच्छे से। देखो प्रूफ में लिखूं क्लियरली एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, रीजन क्या दे सकते हैं, TOQ इज स्ट्रेट लाइन। और इसको आप कुछ मार्क भी कर लो, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखना अगेन एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू फिर से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा, TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। फिर आप लिखो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, ये जरा देखना बोर्ड पे, ये शायद थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए। कभी कभार हम क्या करेंगे ना कि जैसे ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब ये होगा, देखो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड टू इसका लेफ्ट हैंड साइड, एंड इसका राइट हैंड साइड विल बी एडेड टू इसका राइट हैंड साइड। ठीक है, लिखो इसको देख देख के। यहां पे मेरे ख्याल में एंगल 1 है हमारे पास, प्लस एंगल क्या है 5। फिर नीचे वाले में 4 3 2, तो प्लस एंगल 4
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू आई थिंक 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां एक बार बोर्ड पर देखो, एंगल 1 किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ सर? एंगल पीओ क्यू, ये सब लोग देख लेना। हाँ, एंगल पीओ क्यू। फिर एंगल 5 वो तो मेरे ख्याल में अकेला किसी एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और एंगल 4 जो है वो भी अकेला किसी एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जो हमको प्रूफ में चाहिए उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। ठीक है, वैसे तो ठीक है, 5 का मतलब है एंगल पीओटी और 4 का मतलब है एंगल एसओटी, लेकिन मेरे ओरिजिनल फिगर में जो एंगल्स का नाम दिया हुआ था, जिसका नाम यहाँ पर क्वेश्चन में भी अपने को दिख रहा है, उनमें से तो मेरे को लगता है कि 5 इज नॉट एन एंगल एंड 4 इज नॉट एन एंगल। लेकिन अगर मैं एंगल 4 और एंगल 5 को कंबाइन करके इमेजिन करूं इस पूरे को, तब तो इमेजिन कर सकता हूं ना, और वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? एंगल पीओएस लिखूं, इन दोनों को कंबाइन करके प्लस एंगल पीओएस। एंगल 3 इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एंगल आरओएस, और एंगल 2 भी मेरे ख्याल में इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एंगल क्यूओआर, इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 हो जाएगा मेरे ख्याल में 360 डिग्री। ठीक है, और इसके नीचे आप लिख दो हेंस प्रूफ, यही आपको अल्टीमेटली चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अगला आप लोग इसको पढ़ो एक बार, अच्छे से पढ़ भी लो, और पढ़ने के बाद में ये डायग्राम भी बना लो आप, फिर सॉल्व करते हैं। आओ बात करते हैं, पहले तो आप गिवन लिख लो, इसमें भी गिवन में लिखना पी क्यू पैरेलल आर एस कॉमा एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री कॉमा एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। फिर लिखना टू फाइंड, ये हो जाएगा हमारे लिए एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, एक्स एम वाई चाहिए हम लोग को। फिर लिखना नाउ, फोटो के अंदर में एक काम करना कि इस वाले पार्ट को आप एक्स मार्क कर देना और इस वाले पार्ट को आप वाई मार्क कर देना। ठीक है, फिर लिखना, वैसे मुझे एक चीज लग रहा है, पता है, ये क्वेश्चन फोटो शायद ऐसा बना बनाया नहीं आता, हम लोग को खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वही मेरे को लगे। अब एक काम करो, कंस्ट्रक्शन एक लिख लो। देखो कंस्ट्रक्शन, मतलब ये हुआ क्या होगा ना, यहाँ एक बार बोर्ड पर देखो, जो मेन डायग्राम आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि ये दो लाइन रहेगा एक दूसरे से पैरेलल, इनका नाम रहेगा पी क्यू और मेरे ख्याल में आर एस, और ऐसा कुछ एंगल बना के दे देगा आपको ऐसा। ठीक है, कि ये पॉइंट एम बोल दिया आपको, और ये एंगल आपको दे दिया 135, और ये एंगल आपको दे दिया 40। क्वेश्चन में शायद से इतना ही रहेगा आपके पास, और बाकी ये जो ए बी लाइन है वो हमको खुद से कंस्ट्रक्शन में मेंशन करके ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल में मेन क्वेश्चन में शायद डायग्राम इतना सही आएगा। लिखो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस passing through M, passing through M, इतना हम ड्रॉ कर लेंगे। हो गया मेरे ख्याल में। अब वो एक्स और वाई मार्क कर लो, और अब बोर्ड की तरफ देखो और थोड़ा समझो कि कैसे सॉल्व होगा ये वाला। नाउ बोलूं, एक बार जरा बोर्ड पर देखना सब लोग, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपके लिए क्या है? पैरेलल, बाय कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है ऐसा, और ये किसके तरह बिहेव करेगा? ट्रांसवर्सल। तो 135 डिग्री का और एक्स का लोकेशन आपके हिसाब से कैसा होगा? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे और दोनों लाइन के बीच में, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ये वाला को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अगर लाइंस पैरेलल हो जाए तो क्या होता था कि सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिखूं 135 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप देना को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज x का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 180 माइनस 135, सो कितना आएगा? 45 क्या? सही कह रहा हूं? उसके बाद में लिखो अगेन, एक बार दोबारा से आप लोग बोर्ड पर देखो, और जो मैं कह रहा हूं देखो आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल में ए बी लाइन और आर एस लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, और इस बार ये वाला आपका ट्रांसवर्सल, एज यू कैन क्लियरली सी कि 40 डिग्री ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और y जो है वो ट्रांसवर्सल के उस तरफ है, बाकी दोनों लाइन के बीच में है। तो कौन सा एंगल का पोजीशन हुआ? ऑल्टरनेट एंगल्स का। और अगर लाइंस आपका पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता था कि दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो लिखो अगेन y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, रीजन देना आप डायरेक्टली ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फिर लिखना नाउ आपको कौन सा एंगल चाहिए था? एक्स एम वाई। अच्छा, एक्स एम वाई के आगे पीछे कुछ नोटेशन लगाया हुआ नहीं है, तो आप छोटा वाला एंगल इमेजिन करेंगे कि बड़ा वाला? टेक्निकली तो दो है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन सिंस आगे पीछे कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम तो छोटा वाला एंगल पे ही फोकस करेंगे। और छोटा वाला एंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल एक्स एम वाई इज नथिंग बट सम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो लिखो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई। एक्स का वैल्यू मेरे ख्याल में कितना 45 डिग्री और वाई का वैल्यू 40 डिग्री, दोनों मिला के हो जाएगा आपके लिए 85 डिग्री। डन। नेक्स्ट, इसको पढ़ो, इसको बनाओ, ठीक है, और इस पे 5 स्टार लगाओ। भी देखना ध्यान से ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। बहुत लंबा लाइन है, मीनिंग क्या है इसका मैं थोड़ा पहले समझाने का आपको ट्राई करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना एक बार। हाँ, ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाला एक कोई ट्रांसवर्सल है, और इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से जहां जहां ये लाइंस को काट रहा है उसमें से एक पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर हम लोग को बनाना है ऐसे। देखो आप ध्यान से सुनना अच्छे से। हाँ, ये ऑरेंज वाला लाइन और ये ऑरेंज वाला लाइन क्या है आपस में? पैरेलल, टेक्निकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रीन वाला लाइन क्या है उसके लिए? ट्रांसवर्सल। आई कैन टेक एनी पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इफ आई चूज टू टेक दिस एंगल तो उसके साथ में करेस्पॉन्डिंग कौन बनेगा? यही बनेगा। तो क्वेश्चन सीज की इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो कि करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है उसका आप बाइसेक्टर बनाओ। बाइसेक्टर बनाओ मतलब यू ड्रॉ अ रे दैट विल डिवाइड दिस होल एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली आप एक और रे बनाओ जो इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। और सवाल के हिसाब से ये पिंक वाला पोजीशन का जो लाइन है वो पहले से पैरेलल है एक दूसरे से, चलेगा। और इस सिचुएशन में आई एम सपोज टू प्रूव कि ये जो ऑरेंज वाला लाइन आया है दोनों का दोनों, ये दोनों का दोनों आपस में क्या रहेगा? पैरेलल। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा, लिखना स्टार्ट करो। बहुत कुछ लिखना होगा इसमें। पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो लेट गिवन लेट PQ and RS are two lines, are two lines, full stop। फिर लिखना let AD be the transversal cutting PQ at B and RS at C, PQ at B and RS at C, full stop। let the bisectors of angle ABQ and angle BCS are
drawn as BE and CG respectively। इस दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम बाइसेक्टर बना लेते हैं और हमको मन ही मन ये भी एज्यूम करना है कि ये जो बाइसेक्टर्स हमने बनाया है ये आपस में क्या रहना चाहिए, पैरेलल। ये बात भी मेंशन करोगे आप, लिखो ऑल्सो BE पैरेलल विथ CG, ऑल्सो BE पैरेलल विथ CG। चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे लिखूं टू प्रूफ क्या प्रूव करना है बताओ, PQ पैरेलल विथ आर्क्स, PQ पैरेलल विथ आर्क्स, ये आपको प्रूव कर चलेगा। ओके, डायग्राम आई बिलीव कि सबका बनाना हो गया है शायद ये। अब थोड़ा सा और मार्किंग कर लो इसमें, मार्क दिस एज 1 2 3 एंड 4। फिर लिखो प्रूफ। प्रूफ में पहले लिखूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन देना BE इज एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन 1। फिर लिखना अगेन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन इसका हो जाएगा CG इज एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन 2। चलेगा यहां तक। अब आप ध्यान से ना बोर्ड पर एक बार देखो और फिर मैं कुछ समझाता हूं, उसके बिहाफ पे आप थोड़ा सा रिजल्ट मेरे को बताने का ट्राई कर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक एंड टेल मी कि 1 इक्वल्स टू 2, ये समझ में आया आप? ये जो भी पूरा एंगल रहा होगा ABQ, BE सिंस इसका बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। सिमिलरली BCS ये अपने आप में एक कंप्लीट एंगल है जिसमें कि CG उसका क्या है, बाइसेक्टर, ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। यहां तक तो मैंने नोट डाउन कर लिया। आगे मैं कहना चाह रहा हूं कि सवाल के हिसाब से BE लाइन और CG लाइन है आपस में पैरेलल, एंड इफ आई थिंक द सेम लाइन AD टू बी माई ट्रांसवर्सल, डू यू फील कि एंगल 1 and angle 3 as per these lines and the transversal they are at corresponding positions? अच्छे से सोचो, एक बार मैं फिर से ब्लिंक करवाता हूं, ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूं। ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है और ये वाला आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। तो आपको लगता है कि एंगल 1 और एंगल 3 का जो पोजीशन है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पोजीशन हुआ, सही कह रहा हूं। और BE लाइन और CG लाइन के बारे में तो हमने पहले से ही एज्यूम कर रखा है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यदि ये लोग सच्ची में पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 3 जो कि मिलके बना रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पोजीशन, इन एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, दे नीड टू बी इक्वल टू ईच अदर। ये आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा आया कि पूरा है? लिख सकता हूं मैं इस चीज को, ओके लिखो अगेन एंगल 1 इज इक्वल विथ एंगल 3, रीजन देना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अच्छा, किसी भी इस टाइप के इक्वल चीजों के दोनों तरफ यदि आप 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इसका इक्वालिटी हट जाएगा कि रहेगा? ऐसा क्यों? डबल ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लियर मेरे ख्याल में। हालांकि मेंशन नहीं करना है उसको, बस आप लिख दो दिस इंप्लाइज, आप लिखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। चलेगा ना ये चीज? अब एक बार पेन छोड़ो और अगले 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, बहुत ही एक बढ़िया सा काम करना है हम लोग को। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 को कैन आई स्प्लिट एज, ध्यान से सुन, कैन आई स्प्लिट एज एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब आप ध्यान से रिकॉल करो कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या था, इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या था, इक्वल। तो दो जो एंगल 1 का पोजीशन या ऑप्शन है आपके पास में, क्या इसमें से किसी एक को मिटा के मैं एंगल 2 से चेंज कर सकता हूं? और सिमिलरली जो दो मेरे पास में एंगल 3 का ऑप्शन है उसमें से एक को मिटा के एंगल 4 में चेंज कर देता हूं। यहां तक बात समझ में आ रहा है?
तो क्या लिखूंगा बताओ अगले स्टेप में? दिस इंप्लाइज एक तो एंगल 1 ही रखो आप, एक का नाम चेंज करके 2 कर दो, और यहां पर भी एक 3 रखो, एक का नाम चेंज करके आप 4 कर दो। इसका रीजन आप क्या दोगे? इसमें आप बोल दोगे कि बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें हम साइड में बोलेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक बार पहले अच्छे से सोच के बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा आया कि पूरा है? पूरा है। अब इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ बोर्ड पर देखो आप अच्छे से, आप देखो ध्यान से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब आई थिंक ये वाला एंगल, और 3 प्लस 4 मतलब आई थिंक ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को देख पा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये वाला और ये वाला दो रैंडम लाइन है, ये उसका ट्रांसवर्सल है, और इस पोजीशन का एंगल और इस पोजीशन का एंगल आपस में ऑलरेडी इक्वल हो चुका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो पोजीशन है बेसिकली वो इन दोनों लाइन और इसको ट्रांसवर्सल मानने के चक्कर में कौन सा पोजीशन है पहले ये सोचो, करेस्पॉन्डिंग। और करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल अगर इक्वल है, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल ना होता तो ऐसा कभी मिलता ही नहीं हमको। आया बात समझ? तो हम बोलेंगे आगे लिखूं, बट दे आर व्हाट एंगल्स बोलूं? करेस्पॉन्डिंग angles, so it is possible only when क्या PQ parallel Rs, therefore PQ has to be parallel with Rs, hence proved। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख के निपटाते हैं। देखो इसको देखो, पढ़ो बनाओ फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहां देखो, पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो ए बी पैरेलल विथ सी डी, कॉमा सी डी पैरेलल विथ ई एफ, कॉमा ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, कॉमा एंगल बी ई एफ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। और फाइंड करना है हम लोग को एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो टू फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, टू फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब आओ देखो, नाउ थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसा आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा, देखना ध्यान से कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, पहले से बोला हुआ, और ये उसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसवर्सल। फिर से बताता हूं, ये लाइन पैरेलल, ये वाला क्या है उसके लिए, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल का जो पोजीशन है ओवरऑल वो कैसा है, को इंटीरियर। क्योंकि जिन लाइंस को यू आर कंसिडरिंग पैरेलल उनके तो ये बीच में है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो ऑब्वियसली कौन सा पेयर ऑफ एंगल हुआ, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल अगर आपका पेयर ऑफ लाइंस आपस में पैरेलल हो तो को इंटीरियर का प्रॉपर्टी क्या होता था, सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 90, ये वाला z और ये वाला कितना 55, तो ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए 180, वहां से अपना z निकल जाएगा। लिखो 90 प्लस z प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180। रीजन देना, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल्स टू 90 माइनस करके तो सीधा 90 ही बचेगा, और 55 को भी शिफ्ट कर दो तो माइनस 55, तो मेरे ख्याल में कितना 35, क्या z इक्वल्स टू 35 डिग्री चलेगा। x और y के बारे में क्या कर सकते हैं, तो x और y का मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आप थोड़ा अच्छे से देखना, y में थोड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स लोग को। हाँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये वाले को ट्रांसवर्सल मान लो आप,
तो मेरे ख्याल में y और सिर्फ 55, z को इंक्लूड नहीं करेंगे उस, सिर्फ कौन सा बताओ 55, क्योंकि आइडिया ये था ना कि ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के किधर होना चाहिए, सेम साइड पे होना चाहिए। z जो है वो इसको ट्रांसवर्सल मानने से सेम साइड पे आएगा कि अलग साइड पे चला जाएगा, अलग साइड पे चला जाएगा, तो z को कंसीडर नहीं करना मेरे ख्याल में, ये लाइन पैरेलल, ये वाला आपका ट्रांसवर्सल, तो x नहीं सॉरी y और ये 55 मिला के कौन सा पोजीशन हो गया, को इंटीरियर वापस, तो y और 55 का सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, वहां से y का वैल्यू आ जाए, लिखो अगेन y plus 55 is equals to 180, this implies y is equals to 180 minus 55, और मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 125, क्यों चलेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है y में कुछ भी, यह है पक्का, ठीक है। x और y के बारे में क्या ख्याल, देखो तुम करस्पॉन्डिंग ही है, वैसा फील ले लो, ये लाइन पैरेलल, ये वाला आपका ट्रांसवर्सल, तो एक ये इधर वाला एंगल और एक ये इधर वाला एंगल, सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग एंगल्स, तो x और y क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, y का आंसर कितना आया आपका 125 डिग्री, तो x का आंसर भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, लिखो अगेन x इज इक्वल्स टू y, रीजन देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा बोलो 125 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 125 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, एक बार और अच्छे से देख लो, सोच लो, कुछ अगर डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शुरू में कुछ एमसीक्यूज है, एक एक करके हैंडल करते हैं, पढ़ो तो इसको पढ़ो। If two interior angles on the same side of the transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the larger of the two angles will be how much? पहले तो ये सोचो कि ये कौन से टाइप के एंगल्स का बात कर रहा है, टू इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के बीच में हो, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन के बीच में अगर है तो कोई पॉसिबिलिटी ऑल्टरनेट एंगल या फिर कोई इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होता है कि ऑपोजिट साइड पे होता है, ऑपोजिट साइड पे होता है, और को इंटीरियर किधर होता है सेम साइड पे, तो जिन एंगल्स का ये बात कर रहा है वो ऑब्वियसली कैसा एंगल्स होगा को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, लिखो लेट द एंगल्स बी, एंगल्स का रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3, तो लेट द एंगल्स बी 2x, 3x, let the angles be 2x, 3x, 2x, 3x. Now 2x plus 3x is equals to कितना 180, this implies 5x is equals to 180, so x equals to 180 by 5, काटने से शायद 36 डिग्री, आपको इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल पूछा है बताओ लार्जर, कॉमन सेंस कहता है कि 2x और 3x में बड़ा कौन हो 3x, देयरफॉर लार्जर एंगल कौन सा होना चाहिए 1 से, लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू आई थिंक 3x वाला पार्ट, तो 3 into 36 which is equals to 108 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको देखो, the measure of an angle is 3 times its supplement, the measure of the angle is how much, एक नोट में लिखवा रहे हैं, इसको लिखो एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल नोट में लिखो एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट मींस, एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट मींस, एक बार मेरे तरफ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लॉजिक क्या था कि दो एंगल जिसको जोड़ के कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो जब कभी भी क्वेश्चन में एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट का बात होगा ना, तो मतलब दो एंगल का बात चल रहा है जिनको जोड़ के कितना चाहिए आपको 90 डिग्री, तो आप अपने मन में हमेशा उसको x, 90 - x बोल के ही एज्यूम करो,
एक एंगल को यू विल टेक इट एज x एंड दूसरे एंगल को यू शैल टेक इट एज 90 माइनस x। सिमिलरली जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें एंगल और उसके सप्लीमेंट का बात चल रहा हो, किसका बात चल रहा होगा बताओ? सप्लीमेंट का। तो उस केस में हमेशा आपका एजम्पशन होगा x तो कॉमा 180 माइनस x बोल। ठीक है, लिख लो इस चीज को। एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स x कॉमा 90 माइनस x मीन्स x कॉमा 90 माइनस x। और नीचे के लाइन में लिखना एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट मीन्स एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट मीन्स x कॉमा 180 माइनस x कॉमा 180 माइनस x। ठीक है, अब आ जाओ आप इस वाले क्वेश्चन में। ये कहता है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो आप पहले लिखो लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी x कॉमा सप्लीमेंट का बात चल रहा है ना, तो क्या लोगे 180 माइनस x कॉमा 180 माइनस x। और क्वेश्चन के हिसाब से एंगल का वैल्यू उसके सप्लीमेंट के वैल्यू का क्या होना चाहिए 3 टाइम्स। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द सप्लीमेंट। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा 540 माइनस 3x। इसको इधर ले आओ तो आई थिंक 4x इज इक्वल्स टू 540। सॉल्व करो कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 540 बाई 4। काटोगे तो मेरे ख्याल में 1 फिर 3 और फिर 5 क्या, तो x इक्वल्स टू 135 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल इज डी मेरे ख्याल चलेगा। अब ऐसा कभी भी अगर मान लो कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह, तो आप पहले एंगल्स को ऐसे चूज करोगे और फिर वो जो भी करने के लिए बोल रहा है वैसा करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलो आगे इसको देखो। टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD कट ईच अदर एट द पॉइंट O। थोड़ा एक बार इमेजिन कर लो क्या सिचुएशन हो सकता है। AB एंड CD दे कट ईच अदर एट सम पॉइंट O, ऐसा बोला हुआ AB CD। और बोला हुआ कि एंगल BOD का वैल्यू 63 डिग्री। फिर बोल रहे हैं कि एंगल BOC का आंसर कितना आएगा बताओ। तब आप सोचो कि ये 63 और ये एंगल BOC ये किस टाइप के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। लीनियर पेयर भी बोल सकते हो COD को, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। कहने का मतलब इन दोनों एंगल को मिला के कितना आना चाहिए 180 डिग्री। लिखो, ये फोटो बना भी लेना साइड में रफ का। लिखो क्लियरली एंगल BOD प्लस एंगल COD मिला के इट शुड बी 180 डिग्री। सो 63 प्लस एंगल, थोड़ा गलत बोल दिया क्या मैंने शायद, एंगल BOD प्लस एंगल ये BOC होना चाहिए, प्लस एंगल BOC, यहां पर भी एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। तो 63 को वहां शिफ्ट करूं तो आपको मिलेगा एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस इतना कितना आ जाएगा 1170। सी आपका आंसर हो। चले अगला देखो। हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब मेरे ख्याल में ये था कि दो ऐसा एंगल जिनके बीच में एक आर्म क्या होना चाहिए कॉमन, और नॉन कॉमन आर्म किधर होना चाहिए उनका ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो यहां पर मैं पहले ना थोड़ा नंबरिंग कर देता हूं, लेट्स से 1 2 3 और 4। अब मेरे ख्याल में देखना ध्यान से कि एंगल 1 कॉमा एंगल 2 ये एक एडजेसेंट एंगल होगा। रीजन भी कि एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, तो ये वाला आर्म कॉमन हो गया और नॉन कॉमन जो है वो ऑपोजिट साइड पे। सिमिलरली अगला पेयर जो है आपका वो 2 कॉमा 3 हो जाएगा मेरे ख्याल में। फिर से सेम लॉजिक
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को व्हेन यू कंपेयर, तो ये पार्ट कॉमन है आपका और नॉन कॉमन जो है वो अपोजिट साइड में। सिमिलरली अगला पेयर आपका क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 3,4। इफ यू टेक 3,4 तो यू विल फाइंड कि एक आर्म कॉमन है इसमें, नॉन कॉमन अपोजिट पे। और लास्टली मेरे ख्याल में एक और पेयर हो जाएगा आपका 4,1। सेम लॉजिक उसका भी। और टोटल कितना पेयर आ रहा है आपके पास में, आंसर इसके 4 आ। ठीक है, अगला देखो, इसको ट्राई कर लो पहले खुद से, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो यहां देखो, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना बस। हाँ, इसमें क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल तो होगा, दिया हुआ हम लोग को। बाकी इसका वैल्यू 95, इसका वैल्यू 110। थोड़ा ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूँ। हाँ? अगर ये लाइन पैरेलल मानते हो, इसको ट्रांसवर्सल मानते हो, तो ये अगर 110 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, 110। वाई करेस्पॉन्डिंग, प्लीज फोकस। हाँ, ये अगर 110 है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 110, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो दीज आर द एंगल्स पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये लोग दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इक्वल। तो अगर वो वाला 110 तो ये वाला भी कितना, 110। एक बार मैं यहाँ पर सारा लिख देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को भी लिखवा दूंगा। तो 110, फिर अगर ये 110 और ओवरऑल इस चीज को होना है स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना पड़ेगा, 180। उस हिसाब से ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 70। सेम लॉजिक हम ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ये उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको एज अ लाइन आप कंसीडर कर लो। ये अगर 95 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, 180 में से माइनस कर दो, मतलब ये दोनों मिला के तो सप्लीमेंट्री रहेगा ही। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ। हाँ, 85 क्या गलत बोल रहे हो क्या, शायद नहीं सही बोल रहे हो, 85 चलेगा मेरे ख्याल में। और फिर उसके बाद में आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि ई, बी और एफ, ये तीनों मिला के आपस में क्या होना चाहिए, ट्राइंगल। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो उस हिसाब से 85 प्लस 70 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में 155। और प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना, 180। वहां से एक्स के लिए सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपके पास में, 20। ठीक है, और ऐसा ना मतलब 85 डायग्राम बनाया जा सकता है जिसमें ऊट पटांग कुछ कुछ एडजस्ट करके आपको दे देगा, और आपको एक्स ढूंढना है, वाई ढूंढना है, ये करना है, वो कर, ऐसा बहुत कुछ पॉसिबल। ठीक है, लिखो, क्लियरली, क्लियरली एंगल बी एच एस इज इक्वल्स टू एंगल एच एफ क्यू। रीजन देना है इसमें, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस implies angle HFQ is equals to 110। ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ना कुछ एक्स वाई वगैरह लिख देते हैं यार। एक्स तो पहले से ही है, इसको आप वाई बोल दो और इसको आप जेड बोल दो। आगे लिख, नाउ वाई प्लस एंगल एच एफ क्यू शुड बी इक्वल्स टू 180। एच एफ क्यू का वैल्यू ऑलरेडी 110 आया है, तो वाई प्लस 110 इक्वल्स टू 180। सो वाई इज इक्वल्स टू आई थिंक कितना, 70। y इज इक्वल्स टू 70। फिर लिखना कि अगेन 95 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। सो z इक्वल्स मेरे ख्याल में 85, z इक्वल्स टू 85। और फिर नीचे लिखना कि अगेन x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। सो x प्लस वाई के जगह पर आई थिंक 70 और प्लस z की जगह पे 85 इज इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 155 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।